विगत कुछ दिनों से एक खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है और ये खबर पूरे विश्व समुदाय को बड़े स्तर पे आशंका से घेरे हुए है। विश्व समुदाय ही वरन पूरा भारत और भारत के नागरिक भी इस पूरी की पूरी खबर से लगातार जुड़े हुए हैं, रूबरू हो रहे हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल जितने भी हैं जो टीवी पे लगातार आप लोग को ये खबर दिखा रहे हैं, समाचार पत्रों पे ये खबर लगातार आ रही है, विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी ये खबर आप लोग को दी जा रही है और ये खबर है भारत और चीन के संबंध में। आप लोगों ने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों में एक ऐसा तनाव का वातावरण बना है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों देश एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और युद्ध की परिस्थितियां बन जाएंगी और ऐसा कुछ बनते हुए हमने देखा भी है ना। तो कहीं ना कहीं पे चीन का रवैया ये हमेशा से ऐसा रहा है कि जो कभी भी पर्दे के सामने आकर के किसी भी तरीके से अपने रुख को स्पष्ट नहीं करता। इसकी कहानी पूरी पर्दे के पीछे चलती है। भारत चाइना युद्ध हो चुका है 1962 में। एक बार हमने उस पूरे दंश को झेला है जब चीन के ऊपर भारत ने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था और चीन ने युद्ध करके उस विश्वास को तोड़ दिया था, है ना। आज भी परिस्थितियां वही बन रही हैं। तो आज समझने का प्रयास करेंगे कि ये परिस्थितियां क्यों बनी, क्या कारण था, किस क्षेत्र में पूरी की पूरी घटना हुई, है ना। और पिछला थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी हैं जिनके हवाले एक खबर आ रही है कि प्रारंभिक तौर पे जो सुनने को मिला 15 जून की जो हिंसक झड़प हुई, शुरुआती तौर पे हमें ये जानकारी मिली थी कि भारत के 3 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन अभी हालिया समय में लगभग 20 सैनिक शहीद हुए हैं, ऐसी जानकारी निकल के आई है ना। ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है भारत जैसे देश और भारत जैसी सेना को लेकर के। चाइना कभी अपनी खबरों को स्पष्ट तौर पे विश्व समुदाय के सामने कभी रखा ही नहीं उसने। अभी कोविड-19 पे ही देखिए किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रुख उसका देखने को मिला। तो चाइना की जो स्थिति है, चाइना के भी सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं, जहां तक संख्या भारत से जस्ट दोगुनी है भारत के सैनिकों से। ये भी कहा जा रहा है शुरुआती तौर पे पहले 5 सैनिकों की बात थी और इसके बाद जो है अभी 43 के आसपास जो है चीन के सैनिक हैं जो कि हताहत हो चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से शहीद हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा ऐसा माहौल बन रहा है दोनों देशों के बीच में, जब स्थिति सामान्य होते असामान्य होती गई। अब ये हिंसक झड़प क्यों हुई, क्या कारण है, देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बैटल ग्राउंड दिखा देता हूं जिस बैटल ग्राउंड में पूरी की पूरी घटना हुई। ये रहा ये पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड, ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए ये एक पूरी की पूरी घाटी है, इसको बोलते हैं गालवान घाटी। गालवान घाटी गालवान नदी है और उसी के आसपास का क्षेत्र है, ये अस्काई चीन में अवस्थित है। और भारत चीन की जो सीमा रेखा है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC कहते हैं, उसी के पास ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है। पूरा का पूरा देखें हिमाच्छादित बर्फीली चोटियाँ हैं और अस्काई चीन पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1962 के युद्ध में हिस्सा भारत से छीन करके चाइना के पास चला गया और भारत आज भी इसे चाइना का अवैध कब्जे के तौर पे मानता है। तो ये पूरा का पूरा गलवान घाटी का हिस्सा है और इसी हिस्से पे जो है चीन के बहुत सारे सैनिक विगत कुछ दिनों पहले ही प्रवेश कर गए, अनाधिकृत तौर पे प्रवेश कर गए। चूँकि ये हिस्से में ऐसा कोई परमानेंट चेक पोस्ट नहीं होती है जहाँ पर सैनिक जाकर के, ये एक होता है कि भाई समय समय पर जाकर के इन क्षेत्रों का मुआयना किया जाता है। ऐसे ही कारगिल में होता है, क्योंकि जो सर्दियों का समय होता है उस समय हिमाच्छादन बड़े स्तर पर होता है ना। तो यही कारगिल में भी हुआ था। देखो कारगिल में भी जब आमतौर पे जब हम पहुंचे दोबारा वहां पर तो हमने पाया कि वहां पे पाकिस्तानी सैनिक आए हैं। वैसे ही गालवान घाटी में भी यही कंडीशन हुई कि चीन के सैनिकों ने यहां पर अपने अनाधिकृत टेंट लगा रखे थे। अब चूंकि सीमा विवाद है, ये बात तो तय है, जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत की, जो हम पूरा भारत का मानचित्र समझते हैं, एक बार मैं आपको मानचित्र दिखाता हूं। स्थिति थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे विपरीत हो सकती है। कारण क्या है स्थिति विपरीत होने का? कारण ये है कि इस समय जो पड़ोस है हमारा, पड़ोस वैसे भी हमारा पूरी तरीके से पाकिस्तान जैसा एक ऐसा देश जो अपने आप में पूरी तरीके से कभी भी वफादार नहीं रहा और लगातार 2-2, 3-3 युद्ध हो चुके हैं। नेपाल की स्थिति भी देख रहे हैं इस समय, चाइना कार्ड खेल रहा है नेपाल, है ना। नेपाल ने नया नक्शा जारी किया है और उसके द्वारा भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर कुछ मामला निकल के आया, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको इसी क्लास में। लेकिन यहाँ पर समझते हैं स्थिति इतनी सामान्य नहीं है जितनी सामान्य हमें लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पर बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी भी पहुँच चुकी है और उधर से, और वही चीज़ें हो रही थी। जी स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। परिस्थितियाँ
चाइना की तरफ से हमेशा ये रहा है कि पीठ में छुरा भोंका गया है। भारत एक ऐसा देश है जब कभी भी आक्रामक नीति को कभी भी ना अपनाता है, ना कभी वो आक्रामक नीति को रखता है। तो एक बार मैं आपको मानचित्र में समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से भारत और चीन, ये जो दो बड़े देश हैं, इन देशों के मध्य में किस तरीके से 1962 का पूरा मामला रहा और कैसे पूरी की पूरी स्थिति परिस्थिति बिगाड़ी गई और बिगड़ी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इंडिया का ब्लैंक मैप में देखते हैं पूरी की पूरी कहानी। ये इंडिया का ब्लैंक मैप है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर इसके बाद मैं इस पूरे इशू को बड़े स्तर पर लूँगा। इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशन, इनको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका चीन, ये आपका है चीन, ये आपका है चीन, चीन का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपका पूरा का पूरा कश्मीर वाला क्षेत्र है, और कश्मीर वाले क्षेत्र में ये हिस्सा, वैसे भी आपको पता होगा कि यहाँ से LOC है, ठीक है, POK का क्षेत्र है, और यहाँ से आपका स्काई चीन का क्षेत्र है। पूरा का पूरा हिस्सा चीन के पास है। ये पहले भारत का हिस्सा होता, लेकिन ओवरऑल अभी भी हम भारत के मानचित्र पे दिखाते हैं क्योंकि भारत का ही हिस्सा है ये चीन का अवैध कब्जा है। ठीक है, 1962 के युद्ध में पूरी कहानी रची गई, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो चाइना के साथ है ओवरऑल ये है। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि हम जो है ये वाली रेखा जो आप ये देख रहे हैं, ये है आपकी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम जहां पर जिन चेक पोस्ट पे बैठ करके अपने सीमा को नियंत्रित करते हैं वो ये है LAC। ठीक है, ये आपकी LOC है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है IBL, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, दूसरा होता है FDL, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। IBL जैसे कि हमारी नेपाल के साथ सीमा विवाद नहीं है, लेकिन अभी नेपाल ने एक नया रुख ले लिया। भूटान के साथ देखें, भूटान और भारत के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है, बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है, अदर इश्यूज हैं। तो यहाँ पर हमारी IBL है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, IBL है ना, IBL है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, जहां पर हमारे चेक पोस्ट हैं, वहीं पर हमारी पूरी सीमा सुरक्षा की जाती है। ठीक है, चाहे भारत म्यांमार के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, भूटान के साथ हो, नेपाल के साथ हो। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा का पूरा मामला है पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों की यदि हम बात करें तो दोनों की स्थिति पे हमने IBL नहीं बनाया, FDL बनाया, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन। रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है इसके पीछे? जैसे कि आप देखें LOC जो आपका है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत पाकिस्तान, ये POK वाला हिस्सा, ये भी पूरा का पूरा मामला शिमला समझौता का है। और आपको पता होगा दो बड़े युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ है भारत और 1965 के युद्ध, जब चाइना ने युद्ध किया तो पाकिस्तान को लगा कि अवसर अच्छा है, शायद इस अवसर पे भारत बैकफुट में आ जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत की सेना कितनी सशक्त है। तो ऐसी स्थिति में 1965 में पराजित हुआ, और उसी के बाद जो है 1971 में पराजित हुआ। आपको पता होगा कि लगभग 90,000 से ज़्यादा सैनिक हमने इनके, जब भारत और बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो पूरा का पूरा ये पूरा मामला निकल के आया था। तो ये जो लाइन FDL का मतलब है फॉरवर्ड डिफेंस लाइन, मतलब हम ये स्वीकार नहीं कर रहे, हमने इनके साथ IBL नहीं बनाया। मान लीजिए IBL बना ले तो IBL तो इंटरनेशनल लाइन है ना हमारी, तो इंटरनेशनल लाइन देखा जाए तो ये है, ये वाली हिस्सा है ना, ये पूरा इंटरनेशनल लाइन के अंतर्गत ये आएगा। तो यदि हम इनके साथ IBL चेक पोस्ट बनाते हैं, चेक पोस्ट मतलब जहां से हमारी पूरी सेना जो है अपनी सीमा की रखवाली करती है, तो यदि ये बनाते हैं तो यानी हम स्वीकार कर लेते हैं कि यही हमारी इंटरनेशनल सीमा रेखा है। हम ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हम इनका दर्जा रहता है FDL का, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन का दर्जा देते हैं, ताकि जो है हम ये मान के चलते हैं कि हमारी सीमा रेखा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है ना, ये मान के चलते हैं। POK वाला क्षेत्र, अब तो देख रहे हैं धीरे धीरे ये मुद्दा भी गहमा गहमी में आ रहा है। तो अभी यही कंडीशन चीन के साथ हुई है। स्काई चीन का गलवान घाटी का हिस्सा, गलवान रिवर है यहाँ पे, यहीं पे एक झील है पोंगछो झील, और ये लद्दाख की झील है, और ये झील जो है दोनों में है, स्काई चीन वाले हिस्से में भी है और आपकी चाइना के हिस्से में भी। और ये यहीं से चीनी सैनिक जो है पेट्रोलिंग करते करते भारतीय सीमा पर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये लगातार होता रहता है। मैं भी आपको मानचित्र में एक बार गूगल में दिखाता हूँ, शायद यहाँ से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार आप इसका भी 3D व्यू ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, बहुत स्पष्टता के साथ ये देख सकते हैं।
ये यहाँ से आपकी यही पूरा इलाका है और ये सामरिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। कारण क्या है, एक तो इसमें दक्षिणी सिंजियांग का हिस्सा जो है, चाइना का एक प्रांत है सिंजियांग, दक्षिणी सिंजियांग का हिस्सा जो है इससे लगता है, इस वाले हिस्से से, ठीक है। इसके बाद जो है आपका दूसरा जो पूरा का पूरा मामला है वो क्या है, दूसरा मामला है यहाँ पर ही, इसी हिस्से पर ही आपका देखा जाए ओवरऑल तो इसी हिस्से पर पाकिस्तान का जो पीओके वाला हिस्सा है वो इससे, इसी क्षेत्र से लगता है और इसी हिस्से से हमारा लद्दाख लगता है। तो सामरिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंस है इस पूरे क्षेत्र की, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है एक तरीके से ओवरऑल देखें तो हम। तो इस स्थिति में, इस लोकेशन में हुआ क्या, बहुत सारे चाइना के सैनिक जो हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अवैध टेंट लगा रखे थे इसी पूरे हिस्से पे, है ना, यहीं पर इन्होंने टेंट लगा रखे थे और प्रॉपर्ली इस हिस्से पर इनके द्वारा किया गया ये प्रवेश जब भारतीयों को पता चला तो इस स्थिति पे यहाँ पर विवाद इसी लेवल का है। अब देखो ओवरऑल मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, मुद्दा क्या चीज़ है। मुद्दा ये है कि जो स्काई चेन वाला हिस्सा है, भारत और चाइना के मध्य एक ट्रीटी है, ठीक है। उस ट्रीटी के तहत कि एलएसी के आसपास के हिस्से में किसी भी तरीके से आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा, ठीक। ये जरूरी भी होता है क्योंकि आधारभूत संरचना का निर्माण कर लेने का तात्पर्य ये है, और चाइना चूंकि ये पूरा का पूरा कर चुका है, चाइना बड़े स्तर पे आधारभूत संरचना का निर्माण कर चुका है एलएसी के हिस्से पे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और उसका जो स्काई चेन वाला हिस्सा है। अब भारत भी ये परिस्थिति रखना, भारत भी चाहता कि जितना आपने डेवलपमेंट किया कम से कम उतना डेवलपमेंट तो हमारा भी होना चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन चाइना इस मामले में एक बहुत ही ऐसा रवैया रखता है, तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है उसका अवैध अनाधिकृत प्रवेश हो रहा है, एलएसी के अंदर भी प्रवेश कर गया वो, और ऐसी स्थिति में पूरा तनाव का वातावरण बना। लेकिन धीरे धीरे डिप्लोमेटिक रिलेशन और उससे चीज़ें सामान्य होने ही वाली थी, ताकि उसी टाइम पे घटना हुई है हिंसक झड़प की, है ना। जब भारत के जो सैनिक थे वहां पहुंचे उस क्षेत्र में जहां पे टेंट खाली किया जाना था, उसी टाइम पे बड़े स्तर की ये मारपीट हुई है। और इस मारपीट पे ये मतलब ऐसा नहीं गोलाबारी नहीं हुई है इसमें, लेकिन इसमें जो मेटल रॉड हैं उनसे मारपीट हुई है, पत्थरों से मारपीट हुई है, और इसमें 17 से ज़्यादा सैनिक हमारे घायल हुए थे जिनकी डेथ हो चुकी है, और 3 सैनिक तत्काल समय पे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, शहीद हुए थे। तो ऐसी कंडीशन इन्होंने क्रिएट की और इनसे बुरी हालत चाइना की है। अब चूंकि चाइना अपने डेटा को कभी भी पब्लिकली नहीं रखता है, कभी भी अपनी नागरिकों को नहीं बताता है, ऐसा मतलब अपने नागरिकों तक को भ्रम में रखता है ना, निरंकुश लोकतांत्रिक देश है। तो चाइना, क्योंकि इस समय कोविड के कारण ही एक ऐसा माहौल बना हुआ है, कोविड के कारण आप देख रहे हैं ना, माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है चाइना के खिलाफ पूरे वैश्विक तर्ज पे, और चाइना के नागरिक भी इस चीज़ को अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो चाइना सोच रहा है, क्योंकि चाइना को ये नहीं पता था कि इंडिया इतना आक्रामक और इतना ही मतलब कि प्रभावी रवैया आएगा चाइना का, तो वो सही संख्या यदि अपने नागरिकों को बताएगा तो धीरे धीरे वहाँ पर भी नागरिक भी वहाँ के सरकार के प्रति दबाव बनाएंगे, और ऐसा चाइना सरकार चाहती नहीं है। वो नहीं चाहती कि भारत की सेना या भारत की जो पावर है उसको पब्लिकली रखा जाए, ये माइंडसेट उनका है, ये हमेशा से रहा है। तो डेटा मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा मामला है। अब देखो ऐसी स्थिति में चूंकि ये एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भारत की स्थिति 1962 वाली स्थिति है। 1962 तक तो हम एक ऐसे देश थे जो पंचशील समझौते का अनुपालन करने वाला देश था। हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी न कभी रही है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना रही, विदेश नीति हमारी बिल्कुल क्लियर रही है, और हमें चीन से ये उम्मीद नहीं थी कि चीन हमारे ऊपर वार कर देगा। जब लगातार ये घटनाएं घटी, 1962 हुआ, 1965 हुआ, 1971 हुआ, फिर इसके बाद विभिन्न मामले आए, तो भारत ने आज वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सशक्त सेना है और सशस्त्र है, सशक्त भी है और सशस्त्र भी है और प्रशिक्षित भी है। आज हमारे पास बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के अलग अलग इंडिया पाकिस्तान के लिए बीएसएफ है, इंडिया चाइना के लिए आईटीबीपी है, और हमारे पास रिजर्व पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन वायुसेना। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़े स्तर की जो है हमारे पास इस समय पावर है, सुपर पावर है। और ऐसी कंडीशन में चाइना को भी ये चीज़ पता है, चाइना को भी पता है। तो परिस्थिति यही होनी चाहिए कि किसी तरीके से युद्ध की स्थिति तक हम ना पहुंचे, बेहतर यही होगा। यदि युद्ध की स्थिति तक पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में करारा जवाब तो भारत दे रहा है और देगा भी आने वाले समय में।
थोड़ा सा जो वर्तमान परिदृश्य है, मुझे जहां तक लगता है, जितना मैंने इस पूरे मामले को समझा है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है पूरा मुद्दा ध्यान भटकाने का भी हो। कारण क्या है? क्योंकि चाइना के ऊपर दबाव बन रहा है बड़े स्तर पे। ऑस्ट्रेलिया ने सीधा सीधा बोला है कि चाइना से कोरोना वायरस आया और इसका जो है जांच किया जाए। ऐसे यूरोप की कंट्री और अमेरिका और लैटिन अमेरिका सभी देशों ने सीधा सीधा चाइना के ऊपर यह दबाव बनाने का प्रयास किया है कि आप कोरोना को लेकर के अपने देश में चल रही जितनी भी पूरी की पूरी लैब्स हैं उनको लेकर के, खासकर वुहान का जो पूरा का पूरा केस है, तो उसको लेकर के चाइना हो सकता है कि पूरे विश्व समुदाय का दिमाग, माइंड डाइवर्ट करने की प्लानिंग में हो। मुझे तो पहली बात यह शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोरोना से मुद्दा को हटा करके इसको युद्ध रद्द कर देना और एक ऐसे देश के साथ जो आज वर्तमान परिदृश्य में अपनी सॉफ्ट पावर को डेवलप कर चुका है। दूसरी चीज, पहली बात तो ये समझ में आ रही। दूसरी, भारत की वैश्विक परिदृश्य में छवि एक बड़े स्तर की बन रही है ना। जैसे कि आप देखें G7 प्लस इंडिया है ना, G7 कंट्री प्लस भारत को उसमें अतिथि के तौर पर बुलाया भी जा रहा है और आने समय विचार प्रस्ताव भी अमेरिका ने रखा कि G7 की सदस्यता दी जाए। तो ऐसी स्थिति में काउंटर चाइना एक बहुत बड़ा ग्रुप बन रहा है और उसको एक बड़ा टारगेट इंडिया ही लग रहा है। उसको लग रहा है कि मुझे रिप्लेस करेगा यदि कोई ना कोई तो इंडिया करेगा, और इंडिया प्रभावी इसलिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इंडिया की जो सुपर पावर है वो सॉफ्ट पावर है। चाइना की सुपर पावर जो हार्ड पावर है उसका कहीं ना कहीं पे नजरिया किसी भी देश में देख रहे हैं ना, पूरी साम्राज्यवादी नीति हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है, अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर चुका है, अफ्रीकन कंट्रियों में प्रवेश कर चुका है, लैटिन अमेरिका कंट्रियों में प्रवेश कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे चाइना का चेहरा लोगों के सामने पहुंच रहा है और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं पे चाइना को भारत के साथ ऐसे एग्रेसिव रवैया का यह भी जिम्मेदार समझा जा रहा है। और देखो, भारत तो चाइना का हमेशा, आज भी हम पंचशील समझौते को प्रासंगिक रखते हैं, हम हमेशा हस्तक्षेप की बात करते हैं, हमेशा अखंडता की बात करते हैं, दोनों देशों की सीमा की संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी पूरा का पूरा मामला है, इस मामले में भारत तो पहली बात पीछे नहीं हटेगा। ये बात तो उसको, चाइना को भी समझ में आ गई कि भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं है। मामला डिप्लोमेटिक तरीके से ही सॉल्व होगा, युद्ध में कोई जाने नहीं चाहेगा, लेकिन युद्ध में जाते भी हैं मान लो एक दफे, तो आज के समय भारत के पास वैसे खुद का अपने आप में इतने बड़े स्तर की जो है विल पावर है। और सरकार भी आप देखेंगे, ये सरकार ऐसी नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें जो है पूरी तरीके से किसी भी तरीके से हम चाइना के समक्ष लड़ने में अक्षम हो जाएंगे, क्योंकि और दूसरा वैश्विक परिदृश्य जो हमारा पूरा माहौल बना है ये भी काम करेगा। तो चाइना इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि इंडिया की वर्ल्ड डिप्लोमेटिक पावर इस समय बहुत अच्छी है। विश्व समुदाय से भारत को जो मदद मुहैया होगी वो चाइना को नहीं होगी कि इस समय पूरा विश्व काउंटर चाइना बना हुआ है, ठीक है। एक चीज़ तो ये निकल के आएगी। दूसरी चीज़, एक चीज का भय है, यदि इस बात को आप समझेंगे, एक ग्रुप बन रहे हैं, समय ग्रुपिज्म हो रहा बड़े स्तर का, है ना, देख रहे हैं ना, G7 बन रहा है, G7 प्लस D10 की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत जैसे देशों को सम्मिलित करके एक नए ग्रुप को क्रिएट करने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी देख रहे हैं कि G7 में रसिया नहीं है, रसिया जो है अलग है, पाकिस्तान एंटी इंडिया है आज के टाइम पे देखें, और लगातार जो पूरा का पूरा है पुलवामा के बाद से माहौल बना है या फिर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से माहौल बना है, तो थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। वैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है पूरी तरीके से। भारत देखें तो भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी है, ये चीज़ भी चाइना को पता है। और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि चाइना हमारे ऊपर निर्भर है। किस चीज़ में निर्भर है? उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी, एक बड़ी मार्केट है भारत। तो भारत से यदि वो किसी तरीके से लोहा लेता है तो उसकी मार्केट छिन जाएगी, एक डर उसको ये भी रहेगा। तो आप देखेंगे कि एक बड़ी इकोनॉमी होने के नाते, एक बड़ी बाजार होने के नाते, बड़े स्तर का, तो इतनी जल्दी नहीं कि युद्ध में बदल जाएगा, युद्ध तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक भय का वातावरण आप इस बात को देख सकते हैं कि अभी इस समय विश्व में देखें तो ईरान एक कंट्री ऐसा है जो कि पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। आप गल्फ कंट्रियों में देखेंगे तो उसके सऊदी अरेबिया से भी अच्छे संबंध नहीं है शिया सुन्नी विवाद को लेकर के, और अदर जो कंट्री हैं आसपास की, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे आसपास जितने भी देश हैं, तो सऊदी अरेबिया वो इराक को टारगेट रखता है, और फिर पूरा का पूरा अमेरिका को लेकर अभी कितना विवाद हुआ ये चीज भी आपने देखा। तो ईरान पूरे विश्व में अभी आइसोलेट है देखा जाए ओवरऑल। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के वो विपरीत रहता है, चाइना के प्रभाव में है। पाकिस्तान चाइना के प्रभाव में है। रसिया को ऐसे भी आपने अलग थलग छोड़ दिया है, देखा G7 में आपने रखा नहीं। इसके अलावा यदि ऐसा कुछ होता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दो धड़ों में चीजें बढ़ जाएं फिर से। वैसे भी अविश्वास का वातावरण चल पड़ा है, कोविड-19 ने ऐसे ऐसी स्थितियां क्रिएट कर दी हैं कि अब परिस्थितियां कुछ विपरीत हो चुकी हैं, वो परिस्थितियां ना रही जो परिस्थितियां होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि चीज़ों को बहुत संतुलित परिदृश्य में चीज़ों को देखा जाए
और डिप्लोमेसी से बेस्ट कुछ नहीं है। डिप्लोमेटिक तरीके से ही पूरे मामले को सुलझाया जाए ताकि चीज़ें सफल हो जाएं। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, क्योंकि एक दफ़े इंडिया तो मान लो चलो चीज़ों को बहुत क्लियर रखता है, वैश्विक समुदाय के सामने सारी चीज़ें बताता है, लेकिन चाइना का कोई भरोसा नहीं है। यदि चाइना में बड़ी संख्या की कैजुअलिटी हुई है तो चाइना कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वैसे उसको अपने सैनिकों की पड़ी भी नहीं है, अभी कितने भी मर जाएं वो बताएगा नहीं किसी को, कितने भी मर जाएं किसी को नहीं बताएगा। भारत में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि भारत में यदि कुछ भी घटना होती है तो तुरंत अपने नागरिकों को सूचित किया जाता है। इतना उत्तरदायित्वपूर्ण देश हमारा है, वैश्विक समुदाय को बताया जाता है पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो स्थिति तनावपूर्ण है। भारत चाइना रिलेशन 1962 से ही बिगड़े हुए थे, धीरे धीरे रिलेशंस को बेहतर किया गया। आज अर्थव्यवस्था के तौर पे चाइना की पूरी इकोनॉमी भारत के ऊपर निर्भर है। यदि भारत के सभी नागरिक मिल करके चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार कर दें तो चाइना 2 दिन में खड़ा हो जाएगा उल्टा, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना वैसे भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाला है जो कदम उसे उठाना चाहिए। लेकिन रही बात आने वाले समय में क्या होगा, इस चीज़ को भी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय जो पूरा माहौल बना हुआ है कोविड-19 के कारण, तो उसका अल्टरनेटिव देखा रहा, चाइना भी अल्टरनेटिव देख रहा है कि कैसे न कैसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो, पूरे विश्व समुदाय को इस मामले से बात उभर के दूसरे मामले में चले जाए, और वो एक ही तरीका हो सकता है, युद्ध की स्थिति। तो चाइना का कोई भरोसा नहीं है। चाइना एक ऐसा देश है जो गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत को बहुत सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, और भारत इसको लेकर के बड़े स्तर पे प्लानिंग कर चुका है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है लगभग अभी तो 5 से 6 हज़ार सैनिक वहाँ पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, जिस पूरे गालवान घाटी का पूरा मुद्दा है। और अब तो स्थिति और तनातनी वाली हो गई है, जब से पूरा का पूरा मामला हुआ है तो स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो चाइना भी प्रयास कर रहा है कि डिप्लोमेटिक किसी तरीके से सॉल्व हो जाए मामला, अब इतना ज़्यादा आगे ना बढ़े। तो जो शुरुआत चीन ने की थी उसको ख़त्म भारत ही करेगा, ये भी क्लियर है। और 1962 की स्थिति अब बिल्कुल नहीं है। अब इसको लेकर के एक बार मैं आप लोगों को ये एक कंपेयर करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से चाइना के पास एक बड़े स्तर का मिलिट्री बेस है, मिलिट्री पावर है, किस तरीके से उसके पास आधुनिक उपकरण है, कैसे उसकी एयरफोर्स, नौसेना और थल सेना तीनों के पास पावर है। और यही कंपेयर इंडिया के साथ करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो एक कंपेयर करके पूरा का पूरा मैं सेशन लेकर के आऊँगा। स्थिति जो भी हो, लेकिन युद्ध अंतिम उपाय नहीं है। युद्ध के बाद दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं रुक जाएंगी, दोनों इमर्जिंग इकोनॉमी है, और इस समय के जो वैश्विक इकोनॉमी के टॉप पे सबकी अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है। तो अभी इस समय मामले ये नहीं है कि हमें जो है युद्ध हमारा अंतिम विकल्प है, तो हम युद्ध की तरफ ना जा करके प्रयास यही करेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारें, एक बार फिर से जो है सही करें। लेकिन अब ये सही समय आ गया है कि भारत के नागरिकों को चाइना की वस्तुओं का पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। यदि अभी नहीं किया तो चाइना धीरे धीरे और जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के भारत सरकार को सजगता के साथ सामने आना चाहिए, ठीक है। तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, और इन परिस्थितियों में बहुत जल्द प्रयास यही किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द भारत को चाइना के प्रति एक इस तरीके से खड़ा होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र में चाइना अपने आप को दबाव महसूस करे। हमारे पास सबसे बड़ी बात एक बड़ी मार्केट है, बड़ा बाजार है, जिसमें चाइना पूरी तरीके से उससे संलिप्तता रखता है। तो वो संलिप्तता का हम पूरी तरीके से प्रभावी और पूरे नागरिक जिस दिन देश के खड़े हो जाएंगे तो चाइना घुटने टेक देगा, ठीक है। भारत एक बड़ा देश, बड़ी शक्तिशाली देश के तौर पे पूरे वैश्विक परिदृश्य में उभर चुका है। तो वो चीज़ चाइना को पता चल चुकी है, बस भारत के नागरिकों को एक साथ एकजुट होने की बात है। यदि एक साथ ये हो गए तो चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। रही बात सेना की कुछ भी है तो अब वो युद्ध की स्थिति में आने से बहुत बुरी, मतलब वो परिस्थिति वो क्रिएट ही नहीं होने देगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। चाइना से जुड़े हुए पूरे मामले को लेकर के पूरी भारत चाइना का जो पूरा इंटरनेशनल रिलेशन है, शुरुआत से जब कल्चरल रेवोल्यूशन 1911 में चाइना में हुआ, इसके बाद चीनी क्रांति 1949 में, उसके बाद किस तरीके से चाइना ने शांतिपूर्ण उदय की नीति से लेकर के वर्तमान जो साम्राज्यवादी नीति है इस नीति तक पहुँचा है, इस पूरी नीति को समझने का प्रयास मैं एक वीडियो को लेकर आऊँगा और आपको समझाऊँगा कैसे कैसे चाइना ने पूरे वैश्विक परिदृश्य में जो OBR जैसी आज उसकी पॉलिसी है ये कैसे आकर के प्रभावी हो गई, किस तरीके से पूरे तरीके से वो अपने आप को लेकर चला। तो ये समझेंगे पूरे पटल पे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।